तो मैंने भी सोचा कि जो हमारे साथ रहते हैं, मैं और मनोज जी बहुत दिनों तक जो है, उसमें मैं लगमा हाई स्कूल में शिक्षक हुआ करता था। अभी भले मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय निरयार में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ, लेकिन उस हम सर के साथ हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग थी। हम लोग अक्सर मिलते थे, कई बातों पे मते भी होता था। हम कहते थे कि सर थोड़े से जो है संयम बरतना चाहिए, क्योंकि हम लोग साहित्य लिखते हैं तो संयमित जीवन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन उसके बावजूद उस स्कूल को छोड़े हुए मुझे लगभग 7 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी हम लोग नहीं छूटे हैं। अक्सर कई लोग मिल जाते हैं बाजार में, कहते हैं आप लोग अभी तक साथी हैं, हम लोग साथ ही रहे। तो मैंने सोचा कि नहीं सर, जब आप लेखनी करते हैं तो लेखनी तभी जो है आपका लोगों के सामने निखर के आता है जब आपकी अपनी पोथी होती है, कि ताकि किसी को आप प्रेषित करेंगे कि हमारी पुस्तक है, जैसे हमें सर्टिफिकेट मिलता है, तो यह पोथी जो है आपका सर्टिफिकेशन है कि आप लिख रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं मनोज जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि कम से कम इन्होंने मेरे आग्रह पर ही सही, साहित्य परिषद के आग्रह पर ही सही, आप लोगों के सहयोग से ही सही, आज पुस्तक का विमोचन लोकार्पण समारोह हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब जरा मैं मनोज जी के परिवार को अच्छे तरीके से जान रहा हूँ। इनके जितने भी रिलेटिव्स हैं सभी सुखद संजोग है, ये मुश्किल से होता है। ये तो भारतीय परिदृश्य ही है, और कि गांव से लोग शहर में आते हैं, शहरीकरण होता है। एक आध लोग अपने होते हैं, बाकी लोग का ऐसा संजोग नहीं होता है। लेकिन मनोज जी के साथ सुखद संजोग है कि जिस मोहल्ला में ये रहते हैं, इनके परिवार के ही लोग आसपास में सभी भरे हुए हैं। कोई इनके भाई हैं, कोई चाचा हैं, कोई समथिंग सभी एक साथ रहते हैं। लेकिन हमें जहाँ तक याद है, जहाँ तक मेरी नज़र है, मैं जानता हूँ मनोज सर जी के परिवार में ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने की पुस्तक लेखन का काम किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप एक कलमकार आप हो रहे हैं। अब प्रश्न है कि देखिए, 2 तरह की विधाएं जो है मुख्य रूप से साहित्य में होती है। एक है कथा और दूसरी है कविता। जब हम अपने मानव इतिहास, मैं साहित्य के इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, मानव इतिहास की बात कर रहा हूँ। ईश्वर ने हमें 2 गुण अवश्य दिए हैं। कोई भी व्यक्ति जो है 2 चीज अवश्य जानता है, रोना और गाना। ये 2 वो जानता है। बच्चा जन्म लेता है तो वह जो है रोते हुए जन्म लेता है, और जब कुछ दिन के बाद उसे प्यार मिलता है तो फिर हंसने लगता है, और उसी के साथ उसकी लोरियाँ शुरू होती है, उनके बोल होते हैं, और वो गेय ही होता है। वो गेय के रूप में ही शुरुआत होती है। ठीक उसी तरीके से जब हमारे साहित्य में रचनाएं शुरू हुई है थी, आनंद जी जो कि हिंदी साहित्य के छात्र रहे हैं, शिक्षक भी हैं, ये पढ़ते रहते हैं, ये जानते हैं इस चीज़ को कि रचनाएं शुरुआत में काव्य ही लिखी गई थी, बाद में कथा का दौर आया। और अगर बात करें कि भारतीय साहित्य की, तो भारतीय साहित्य में हमारे पास 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिसे हमें गर्व होता है कि उस दौर में भी ऐसी रचनाएं हुई थी। वो हमारा रामायण और महाभारत है, जो उस दौर को याद कराता है, जबकि मानव ने बहुत कुछ अपने में परिवर्तन नहीं लाया, लेकिन उस दौर में हमारे पास रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ हुआ करते थे, और वो भी महाकाव्य की फॉर्म में। लेकिन हमारे साथ एक बड़ी विचित्र विडंबना है कि हम लोग जिस काम को करते हैं उस काम को लिखित स्वरूप देने में हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। यही कारण है कि रचनाएं कई लोग करते हैं लेकिन पुस्तकें उनकी नहीं आ पाती है। कई लोग लिखते हैं लेकिन उनकी पुस्तकें नहीं आ पाती है। शायद हमारे मानस पटल में उसी समय से ये दौर है कि हिंदुस्तानियों ने, अब जरा सोचिए कि अगर साहित्य में महाकाव्य की रचना हुई तो पहले कविता लिखी गई होगी या फिर महाकाव्य? तो उत्तर होगा कि पहले कविता लिखी गई होगी, क्योंकि बिना कविता के लिखे हुए कोई महाकाव्य का निर्माण कर ही नहीं सकता। कहते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि की जब बात आती है और माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत् वाली जो लाइन उनके मुंह से निकलता है, और कहते हैं कि कविता की शुरुआत वही से हुई थी। लेकिन अगर आप
पूरे विश्व के मानस पटल पर देखेंगे तो पहली कविता जिसे कही जाती है वो कविता में भारत का स्थान नहीं आता है। वो कविता ईसा पूर्व लगभग 2500 ईस्वी पहले 2500 ईसा पूर्व में वो कविता लिखी गई थी यूरोप में, और उस कविता में है टेल ऑफ शिप रैकेट सेलर। ये पहली कविता मानी जाती है पूरे विश्व में। वो कहानी है कि एक डूबते हुए नाविक जो जहाज पर है और वो डूब रहा है, उसके बातों का कथा का फॉर्म होना चाहिए उसका, लेकिन उसको वो कविता के रूप में लिखते हैं और पहली कविता का श्रेय उसे दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा महाकाव्य है रामायण महाभारत, उससे भी पहले एक जो है वो काव्य जो लिखा गया था वो है गिलगमेश, उसका महाकाव्य। वो सुमेरियन सभ्यता में वहाँ जो है उसकी बात आई थी, गिलगमेश का महाकाव्य। अब देखिए कि गिलगमेश का जो महाकाव्य है मेसोपोटामिया जो वर्तमान इराक में है उस समय में लिखी गई, और वो जानते हैं किस चीज़ पे लिखी गई थी? जो मिट्टी के कंचे होते हैं गोली, उस पे वो लिखे गए थे, और साथ साथ जो पपिरस जो है वो पेड़ के पत्ते होते उस पे जो है पहली ये महाकाव्य का सृजन हुआ होगा। अब जरा गौर करिए कि उसकी कहानी क्या थी। उसकी कहानी थी कि उस समय में जो अनुष्ठान हुआ करता था, तो अनुष्ठान जो हुआ करता था उस वार्षिक अनुष्ठान में राजा कहा जाता है कि उस क्षेत्र में प्रजनन क्षमता जो है वो घट गई थी, लोगों के बच्चे कम होते थे। वो इलाका जो है चूँकि मरुस्थल का क्षेत्र रहा होगा तो वहाँ उसकी संख्या, लोगों की संख्या घट रही थी। तो राजा को किसी ने कहा कि आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, और उन्होंने जो है वो एक इनाना से लड़की थी उनसे विवाह किया गया और उन्हें देवी की संज्ञा दी गई, और उसी के बारे में पूरा वर्णन है। यानी कि ऐसी देवी जो बहुत रेयर मिलता है कि ऐसी देवी जिसके साथ कोई व्यक्ति संभोग कर रहा है और उसके बारे में जो है सो महाकाव्य लिखता है। तो ये सब कुछ वर्णन है जो हमारे भारतीय परिदृश्य में ऐसा नहीं मिलता है। हालांकि महाकाव्य महाभारत में जब आप जाएंगे तो वहाँ ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है जहाँ इस तरह की बात आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें प्राचीन से आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में हम लोग बचपन में पढ़े होंगे टी.एस. एलियट साहब को। तो मॉडर्न जो कविता का शुरुआत होता है तो टी.एस. एलियट साहब थे, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वालेस स्टीवेंस हैं। उनकी कविताओं को जब आप पढ़ेंगे तो लगता है कि कविता की शुरुआत आधुनिक काल में, वहीं से आधुनिकता का जो बोध है वो होने लगा। वो दौर था 1900 का दौर। उससे पहले हमारे यहाँ हिंदी साहित्य के जो लोग हैं वो जान रहे हैं कि कई कालों में बटा हुआ है। जैसे हम भक्ति काल कहते हैं, रीति काल कहते हैं। तो इस तरह के काल जो है, तो खास करके जिस दौर में कहते हैं ना कि अगर आपको डर लगता है तो लोग किसको याद करते हैं? डर लगता है तो या तो भगवान को लोग याद करते हैं या फिर जो है उनके पास जाते हैं जो उनके रूलर होते हैं। जो है दोनों ही स्थिति में ही कविताएं लिखी जा सकती है। या तो आप अत्यधिक जो है दुख में हैं या फिर जो है आप खुशी में हैं। दो ही स्थिति बनती है जिस जगह पे कि आप कविता का निर्माण करते हैं। तो वो दौर जो था, जो भक्ति काल था, उस समय में हमारे यहाँ कई अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना हुई। लेकिन अगर भारतीय परिदृश्य में बात किया जाए कविताओं का, वो कविता का दौर हिंदी साहित्य पीछे हमारे यहाँ, चूँकि हम लोग उस क्षेत्र के हैं जिस क्षेत्र में मैथिली बोली जाती है, हमारा संवैधानिक भाषा है, तो मैथिली का साहित्य जो है हिंदी के साहित्य से पीछे का है। उस समय में जो जिनको सभी लोग जानते हैं, विद्यापति की अभी आनंद जी चर्चा कर रहे थे, तो विद्यापति जी जब लिखते थे तो उनके लेखनी में देखिए एक समय में वो मैथिली भी लिख रहे हैं और साथ साथ कीर्तिलता जैसे जो है वो हिंदी ग्रंथ का भी रचना कर रहे हैं। दोनों अपने आप में अद्भुत। उनकी रचनाओं को देखेंगे, अगर हम लोग कभी कभार इसमें
अलग होने लगते हैं कि हमारे जो हम लोग यहाँ बोलते हैं वो मैथिली है या अपभ्रंश है या टूट फूट में उसको ठेठी कहते हैं। अगर विद्यापति की रचना को देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, अभी जो जिसको हम मॉडर्न मैथिली कहते हैं और सिंबल देने की कोशिश करते हैं कि दरभंगा मधुबनी या फिर जो है उधर के जो है उससे अलग उनकी लेखनी है। उसमें आप देखेंगे तो वो आपको इसी एरिया का, मधेपुरा जिला का, सहरसा जिला का, इधर भागलपुर क्षेत्र का, इधर के लैंग्वेज का प्रभाव आपको उसमें मिलेगा। तो शुरुआती दौर में हिंदी से पहले अपभ्रंश का जमाना था और उस समय में रचनाएं जो हुई वो अपभ्रंश में ही हुई। और ये सब जब होने लगा तो फिर जो है कविताओं का निर्माण शुरू हुआ और आधुनिक काल में जो कविताएं रची जा रही है वर्तमान साहित्य में, अगर उनकी बात करूं तो प्रश्न उठता है कि कविता क्यों लिखी जाती है। हम कुछ और भी लिख सकते हैं, हमें क्या आवश्यकता पड़ती है कि कविता लिखते हैं, क्योंकि कविता लिखने का काम जो है वो किसी भी कंटेंट को, किसी भी सिचुएशन को कम शब्दों में कहने की कला होती है। दूसरा उसका पहलू है कि लोग उसे याद रख सकते हैं। हमारे भारतीय अगर सभ्यता संस्कृति की बात की जाए तो लेखनी नहीं थी उस समय में, गुरु जो बात कहते थे शिष्य उसको याद करते थे। यही कारण रहा होगा कि हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट की कमी है। लोग कहते थे और दूसरे लोग उनका जो है उस बात को सुन लेते थे और याद हो जाते थे। लेकिन उसके दोष होते हैं। उसके दोष क्या होते हैं कि जब हम एक चीज़ सुनते हैं और फिर दूसरे को सुनाते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे विचार जो है इसमें जुड़ जाते हैं। जब हम दूसरे को सुनाएंगे तो अपने विचार उसमें समाहित हो जाते हैं और अपने शब्दों में उससे बयान करते हैं। और ये क्रमशः अगर सीरीज चलता रहे तो फिर क्या होती है स्थिति कि अंत में जो हमने कहा हो सकता है कि उससे इतर बात वहाँ सुनने के लिए मिले। ठीक उसी तरह जैसे हमारे भारतीय परिदृश्य में आप देखते होंगे आम दिन ये होते रहता है, टीवी पर डिबेट होते हैं और अगर किसी नेता की जुबान हल्की सी फिसल जाएगा तो लोग उसको क्या करते हैं, अपने तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि नहीं यह जो है उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा और डिबेट होते रहता है। यही बातें हमारी कविताओं के साथ भी है। तो कविता जब लिखी जाती है तो उसका कारण यही होता है। अभी आनंद सर चर्चा कर रहे थे ना, इनकी कुछ कविताओं को वाचित मनोज जी ने भी किया और आनंद जी ने भी किया। कविता वास्तव में वही होती है जिसमें आपकी संवेदना, आपका भाव लोगों के मानस पटल तक पहुंच जाए, उसे ही कविता कहते हैं। ये कविता तक बात सीमित है। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, ये कविता तक वहीं तक सीमित है जहां तक आप अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाए। लेकिन ये बातें वहीं तक होती है कि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है और एक व्यक्ति अच्छे से पढ़ा लिखा है, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप अच्छे से पढ़े लिखे की बात करते हैं तो फिर कविता के कई मानक होते हैं, उस मानक को आपको अपनाना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छी कविता का निर्माण होता है। अब हर एक दौर में अलग अलग तरह की कविता लिखी गई। आज से जब निराला साहब आए तो उससे पहले का जो दौर था वो दौर कैसा था, छंदयुक्त कविता लिखी जाती थी। उसमें आजकल के जो कविता का स्टाइल है उसका स्थान नहीं था, ऐसी कविताएं नहीं लिखी जाती थी। इवन कि निराला जी ने की जो प्रसिद्ध रचना है उनको भी जब आप पढ़ेंगे तो पहली बार जब किसी पत्रिका को भेजा गया था तो उनकी रचनाओं को लोगों ने नकार दिया था, इन्हें भी छापने तक से परहेज किया था कि ये तो बेकार है, जो है क्या सब लिख रहे हैं। लेकिन आज देखिए ये पूरे विश्व की स्थिति है। अगर आप फ्रेंच लिटरेचर पढ़ें, जर्मन लिटरेचर पढ़ें, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ छंद के लिए कोई जगह नहीं है। आपको जो अभी हमारा वर्तमान स्टाइल है जिसमें कि छंद मुक्त कविताएं हैं उसी का स्थान है। क्यों? क्योंकि इसमें परेशानी होती है। जब आप छंदबद्ध कविता लिखते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि आपको अपने तथ्यों को
पेश करने में परेशानी होती है, आप शब्दों के जंजाल में उलझ करके रह जाते हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि वह जो है गलत है तरीका, वह नहीं। छंद युक्त की अपनी परिभाषाएं होती है, कुछ कविताएं छंद युक्त में भी उत्कृष्ट होती है, लेकिन अभी का जो दौर है वो एक्सेप्टेबल उसको क्या कर रहा है कि अभी ट्रेंड चल रहा है। अगर आप उस कविता को लिखते हैं तो वो कविता कहा जाता है कि ये ट्रेडिशनल दौर की कविताएं हैं। अभी जो कविता है वो कविता वर्तमान परिदृश्य के अनुसार जो ये वे है कि लगातार फ्लो में चलना चाहिए, बिंब प्रधान कविताएं लिखी जा रही है। अब देखिए, कविताएं एक हो गया गेय कविता और दूसरी हो गई बिंब प्रधान कविता। अभी जो कविता आपने मनोज जी की कविताएं सुनी वो बिंब प्रधान कविता हो, लेकिन और भी उसमें परिष्करण की आवश्यकता है। जब आप बिंब प्रधान कविता लिखते हैं तो वहां छंद की बात नहीं होती है, वहां बिंब देखा जाता है कि आपकी कविता में जो बिंब है वो कैसा है, क्या कहना चाहते हैं। मनोज जी की कविताओं को जब मैं पढ़ रहा था, जब मनोज जी कविता लिख करके लाए, इसमें इनकी कुछ कविताएं आज से बहुत पहले की लिखी हुई कविताएं, ये लगभग 30 बरस पहले की भी कुछ कविताएं, कुछ 25 बरस की कविताएं हैं, कुछ 20 बरस की है, और पिछले वर्ष इन्होंने कुछ कविताएं का निर्माण किया है। सभी कविताओं को देखेंगे आप तो उस स्टाइल जो आपको मिलेगा ज़्यादातर ये तुकबंदी कविता जिसे कहते हैं कि एक लाइन का दूसरे से जुड़ना चाहिए, उसी रूप में इन्होंने लिखने की कोशिश की। हालांकि साहित्य में तुकबंदी कविताओं को जो है बहुत ऊंचा स्थान नहीं है, लेकिन मुझे राजीव गांधी की वो बातें याद आ गई है जब 1986 ईस्वी में राजीव गांधी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्म रखा तो उन्होंने कहा, मुझे आज खुशी हो रही है कि इस बहाने कम से कम लोग किताब का सृजन करेंगे, साहित्य लिखेंगे। उनके वो वाक्य कि दुनिया में खराब से खराब पोथी भी जो है वो भी कुछ न कुछ हमें ज्ञान दे जाती है, वो कुछ न कुछ हमें ज्ञान देती है। मैं कहता हूँ कि इवन आप जो है 5 रुपये के वो सरस सलील पत्रिका जो आती है, उस पत्रिका को भी अगर आप उस दृष्टिकोण से पढ़िए कि हमें कुछ मिल जाए तो आप बहुत कुछ ले करके वहाँ से आएंगे। अगर आप ये कहेंगे अरे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आपको अच्छी पोथी भी बेकार लगने लगती है। मन में अगर आप ये अपना के चलेंगे, जैसे अभी कुछ बात हो रही थी तो किसी जगह के लोग पढ़ते ही नहीं है, किताब ही नहीं पढ़ रहे हैं। किताब कौन पढ़ता है? मैं पूछता हूँ, किताब कौन पढ़ता है? किताब वही पढ़ सकता है जिसको कि समझ आती है, पहली बात। दूसरी बात, जिसे अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है, जिसे बदलाव ही नहीं लाना है वो क्यों पढ़ेगा? वो पढ़ने वाले सब दिन कम ही थे, लिखने वाले सब दिन कम ही थे। ये आज की बात नहीं है। मुझे तो आज आप लोगों को देख करके खुशी हो रही है कि कम से कम साहित्यिक कार्यक्रम में 50 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ तो स्थिति इवन हम लोगों ने, मुरारी सर हैं, कई बार हम लोगों ने यह देखा है कि 5 लोग बैठ करके ही हम लोग कार्यक्रम को किया है, और उस 5 लोग ने भी सुना। हम लोग संतुष्ट हुए कि चलिए हमारी बात 5 लोगों तक तो पहुँच गई है। यहाँ तो 50 लोगों की संख्या देख करके मेरा दिल गदगद हो रहा है। अब देखिए, अगर बात किया जाए कि हम किस तरह की कविता लिखते हैं, तो उसमें एक कविता होता है जो आमतौर पर नई उम्र के जो बच्चे लिखते हैं, वह होता है प्रेम विषयक कविता। जो है उसके मन में किसी लड़की का ख्याल है, अब उसके लिए मैं तुम्हारे लिए कविता लिखूंगा, और वो कविता लिखता है, वो प्रेम विषयक कविता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ आप जेंडर वाइज ना हो कि लड़के ही लिखते हैं लड़कियों के लिए, लड़कियाँ भी लड़कों के लिए लिखती है, दोनों कविता चल रहा है। अभी धारा जो है ज़्यादातर अगर आप देखेंगे किताबों को तो उसमें से 20 से 30% आपको ऐसे ही मिलेंगे कि न्यू कमर्स हैं और उन्होंने जो है उन्हीं कविता को चुना है जो उन्हें अपने प्रेमी या प्रेयसी के लिए लिखा है। अब देखिए, दूसरी कविता है सौंदर्य बोध वाली कविता है। ये कविता जो है वही व्यक्ति लिख सकता है जिन्हें प्रकृति का ज्ञान है, उस सौंदर्य को वो समझ रहा है। तीसरी कविता जो है
वह है समाज और व्यक्ति को प्रदर्शित करने वाली कविता, कि हम समाज के लिए लिख रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि साहित्य किसके लिए होता है, तो साहित्य समाज के लिए होता है। तो हम साहित्य जो समाज और व्यक्ति के लिए लिखते हैं वो कविताएं हैं। और चौथी कविता खूब लिखी जा रही है, लोग मंचों पे उससे शेयर करते हैं, खूब तालियां भी बजती है, वो है हमारा राजनीति विषयक कविता है। राजनीति पे उठा पटक खूब लिखिए। अक्सर जो कवियों की महफिल होती है वो टोली सजे रहते हैं। आप जितने भी प्रसिद्ध जो कवि हैं जिनको आप मंचों से सुनते हैं, उनकी कविताओं में अधिकतर यही राजनीतिक विषय कविताएं होती हैं। मनोज जी की कविता जब मैं पढ़ रहा था, इनकी देखिए अब कविता कितनी है, उस पुस्तक में 151 कविताएं हैं। 151 कविता लिखना अपने आप में बहुत बड़ा जज्बे की आवश्यकता होती है। कोई साधारण व्यक्ति एक दम में 151 कविता नहीं लिख सकता है, कठिन काम है लिखना। लेकिन मनोज जी ने ये किया, इनके लिए ताली तो कम से कम अवश्य होनी चाहिए। जब इनकी कविता को अगर पढ़ेंगे आप लोग, तो इसमें ज़्यादातर कविता इनकी समाज और व्यक्ति के लिए लिखा हुआ है। समाज और व्यक्ति के लिए इनकी कविताएं हैं। कुछ कविता सौंदर्य बोध की भी है, कुछ कविता प्रेम से भी संबंधित है, कुछ कविताओं में कटाक्ष भी है। जब पोथी होगी तो उसके एक आयाम नहीं होते हैं, उसके कई सारे आयाम होते हैं। उन आयामों को इन्होंने लिखा है। और अगर हम बात करें, जब हम कविता लिखते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में ये होता होगा कि काश मैं भी कविता लिखता हूँ। लेकिन ये बताइए, क्या कोई मन में ये ठान ले कि मुझे कविता लिखनी है और कविता लिखना शुरू कर देगा? वो बहुत ही मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है कविता लिखना। आज ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लिखने से पहले पढ़ते ही नहीं है। अचानक से बैठे, आजकल मोबाइल एक हाथ में उड़न खटोला आ गया है, उस पर बैठे कुछ टाइप कर लिए। फेसबुक एक माध्यम हुआ करता है, वहाँ दे दिए, 5 आदमी ताली बजाने वाले भी हो जाते हैं, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आप खुश हो जाते हैं कि हम तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अब घर में तूफान मचाया रहता है कि मैं तो लेखक हो गया हूँ, अब पापा मुझे पैसा दो, कम उम्र के हैं तो पापा मुझे पैसा दो, मुझे किताब छपाना है। अगर बड़े लोग हैं तो उनको अपने पैसा है, बस किताब छपा लिए। यह जो प्रवृत्ति है, इस कारण से साहित्य का ह्रास हो रहा है। हमें लिखने से पहले बहुत लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। मुझे अभी के समय में कुंवर नारायण की वो बातें याद आ रही है। अगर आप लोगों ने कुंवर नारायण की कविता पढ़ी होगी, बहुत ही मार्मिक कविताएं, और अगर नहीं पढ़ी है तो हमें लगता है कि साहित्य में आपने बहुत बड़ा चीज का अभी तक छुआ ही नहीं है। उन बातों को छूइए, इनकी कविताओं को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि कविता क्या होती है। उनके शब्दों में जब बात करें हम कि शिल्प, अब कविता लिखते हैं तो कविता में कौन सी ऐसी बात होती है, किस चीज का समावेश हो, क्या लिखा जाए। शायद अभी जो हमारे कवि हैं, बहुत सारे कवि को पता ही नहीं है वो कविता लिख रहे हैं, ना उन्हें अलंकार का बोध है, ना उन्हें छंद का बोध है, लिखते चले जा रहे हैं, बस लिखते जाओ, क्या लिखते हो आपको, ना आपको पता है ना सामने वाले को पता है। तो जब शिल्प गठन करते हैं, जैसे हम ये अभी जिस हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, साधुवाद इन्होंने ये राम जानकी चौधरी ठाकुरबाड़ी सभागार जो है, जिन्होंने ये सभागार हम लोगों के लिए दिया जो है इस कार्य को करने के लिए, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। जब ये बन रहा होगा तो इसका शिल्प कैसे हो, इस अनुसार इसका निर्माण हो कि यहाँ लोग बैठेंगे, सामने ये मंच होगा, सामने लोग इस तरीके बैठेंगे, उधर गेट होगा, ये गठन की बातें हैं। तो जब हम कविता लिखते हैं तो उस कविता लिखने में इतने सारी बातों का समावेश होता है। उसमें 10 ऐसी बातें हैं जिनका कि ध्यान हमें रखना चाहिए। पहला है अलंकार, दूसरा है छंद, तीसरी बातें हैं भाषा, चौथी है मिथक, पांचवी बातें मुहावरे, छठी बातें लोकोक्ति, सातवीं है व्यंग्यात्मकता, आठवां है प्रतीक, नौवां है नाटकीयता और 10वां है बिंब। अब देखिए ये 10 ऐसी बातें हैं जिसका समावेश अगर आपके कविता में हो तो निश्चित रूप से एक कथा ही तो कविता बन जाती है। उसको अब जब इस रूप में बांधते हैं तो वो कथा कविता के रूप में फॉर्म होने लगता है।
अब कोई जरूरी नहीं है कि एक कविता में ये 10 बातें हो, कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप कविता लिखते हैं तो इसमें से कोई आवश्यकता नहीं है कि ये 10 बातें इसमें हों। हो सकता है कि किसी कविता में 2 ही बातें हो, किसी में 1 ही बातें हो। अब क्या, अगर ये 10 नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे? कविता नहीं कहेंगे। अगर 10 नहीं है फिर भी वो कविता है, उसे अकविता कहा जाता है और उसकी भी डिमांड बढ़ रही है। उसके अलावा एक और कविता का फॉर्म है जिसे हम गद्य कविता कहते हैं, और विश्व के परिदृश्य में गद्य कविता का मांग अभी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसके जो पाठक हैं बहुत ज्यादा है। यह देखिए कि जब हम कविता लिखते रहते हैं तो फिर क्या होता है, हमें अपने से पहले, जैसे अभी जो हम लोग अखिल भारतीय साहित्य परिषद के बैनर तले काम कर रहे होते हैं तो हम किसको याद करेंगे? मैं अक्सर कई बार, हमारे आदरणीय अध्यक्ष सर हैं, महाशय जी आनंद जी हैं, मैंने कई बार इसको, इन बातों को सभी लोगों से शेयर भी किया कि सर हमारे पास एक वो इतिहास होना चाहिए कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जो लोग शीर्षस्थ लोग हैं उन्होंने उस समय से लेकर के और अभी तक जो है उनका क्या अवदान रहा है, इनकी एक पोथी जरूर होनी चाहिए कि उसमें किनका क्या अवदान रहा है, किनके क्या रोल है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग अपने पूर्वज को याद करते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, तो जब हम अखिल भारतीय साहित्य परिषद के बैनर तले काम करेंगे तो हमें जो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने अग्रज को जानें कि उन्होंने हमें क्या दिया है। यह कोई आवश्यक नहीं कि उन्होंने जो दिया हम वहीं तक रहेंगे, हम उससे आगे भी बढ़ेंगे। हमारी शुभकामना है सभी साहित्यकार जो इस बैनर की तरह काम कर रहे हैं सब आगे बढ़े जो है। देखिए हमारे पास ये बातें होनी चाहिए। उस करीब में अगर कभी इतिहास की बात होगी, उस करीब में मनोज जी का भी नाम गर्व से लिया जाएगा कि इन्होंने अपनी एक रचना जो है यहाँ दी थी। यही है साहित्य इतिहास बनाता है। आज वो इतिहास का दिन है, इन्होंने उस इतिहास का निर्माण किया है कि जब कभी भी अखिल भारतीय साहित्य परिषद की चर्चा होगी तो इनका भी जिक्र जो है जरूर किया जाएगा। अगर हम बात करें कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद की कामों का जो है, हमें लगता है पिछले 1 महीने के बाद अभी दूसरा एक कार्यक्रम है। पिछले महीने हम लोग यहाँ बैठे हुए थे इसी प्रसाद में। ये सुखद अनुभूति है कि कई साहित्यकारों को ये मंच मिल रहा है, ये बैनर प्रदान किया जा रहा है और इस बैनर के तहत नए साहित्यकारों का उदय हो रहा है। ये अखिल भारतीय साहित्य परिषद का जो है बहुत बड़ा योगदान है इस चीज के लिए। अगर आप मनोज जी की कविताएं पढ़ेंगे तो इसमें माँ बैठी हुई है, इनकी कई कविताएं जो है माँ के लिए है, कई कविताएं भाई के लिए है, कई कविताएं इनकी पत्नी के लिए है, कई कविता जो इनकी विद्यालय परिवेश में इनको परेशानी हुई उसके लिए है। क्योंकि साहित्यकार जब लिखता है तो आसपास के क्षेत्र में जो बातें हो रही होती है उसी के बारे में वर्णन होता है। मनोज जी को हम शुभकामना देते हैं। आज के दिन जो है इसी तरह इनकी कलम चलती रहे और एक के साथ कई सारी पुस्तकें जो है इनकी आती रहे, हम लोग उनका अध्ययन करें। हमारे लिए ये सौभाग्य होगा कि हमें ये इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बुलाएं और इनकी कविताओं पे चर्चा हो। इनकी कविताएं जो इन्होंने लिखा है उस कविता पे चर्चा हो। कविता जो है अच्छी बातें या फिर जो है उसमें अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो उसकी भी बातें हो। केवल वाह वाह करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि वाह वाह बहुत अच्छा, वह नहीं। अगर उसमें कुछ कमी है उस पर हम चर्चा करें ताकि जब इनकी आगे कोई पुस्तक आएगी उस पुस्तक में उन बातों को दूर करते हुए नई बातों की बातों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।